वेलकम टू ऑन। स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MBA क्लासेस में। मैं विक्रम सिंह आप सभी लोगों का सह दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम लोग पढ़ चुके थे कि आवेश क्या है, आवेश के कितने प्रकार होते हैं, धनावेश किसे कहते हैं, ऋणावेश किसे कहते हैं, और आवेश का क्वांटीकरण तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मूल आवेश। यहाँ पे लिखा है मूल आवेश। मूल जो वर्ड है, मूल का मतलब होता है, जैसे मूल माने पुराना, मूल माने जड़। तो जैसे मूल आवेश होता है तो मूल माने क्या है, जड़ से लेके चलेंगे। और जड़ कैसे, जब किसी पौधे का विकास होता है तो उसका जो बीज होता है, अंकुरण होता है, बहुत छोटा होता है और ऐसे धीरे धीरे पौधे का विकास होता है। तो जड़ मतलब बहुत मजबूत दृढ़ मूल। तो जो मूल आवेश होता है वह क्या है, आवेश की सबसे छोटी इकाई है। आवेश की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि मूल आवेश क्या है, आवेश की सबसे छोटी इकाई, आवेश की सबसे छोटी इकाई को मूल आवेश कहते हैं। आवेश की सबसे छोटी इकाई को मूल आवेश कहते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। जैसा कि मैंने कल कहा था कि आप लोग तलवारें खींच के आया करें, मतलब अपने साथ कॉपी और कलम जरूर रखें। पढ़ते समय कॉपी और कलम जरूर रखें ताकि आप लोग अपने नोट्स बना सकें। ठीक है, तो मूल आवेश किसे कहेंगे, आवेश की सबसे छोटी इकाई को मूल आवेश कहते हैं। आवेश की सबसे छोटी इकाई जो है उसे हम कहेंगे मूल आवेश। जैसे Q बराबर NE, अर्थात Q बराबर NE। Q, यहां पे Q क्या है, Q आपका आवेश है, E आपका इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे कोई भी पदार्थ है उसमें आप कैसे पता लगाएंगे कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो पूर्ण गुणज है, जो N लिखा हुआ है, N नंबर है, मतलब आपका संख्या है। N क्या है, N आपकी संख्या है। तो नंबर, कोई भी आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो संख्या है, कोई इलेक्ट्रॉन है उसकी जो संख्या है, उसका जो पूर्ण गुणज है उसे हम कहेंगे मूल आवेश। अगर दूसरी तरीके से बताना चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज जो होता है उसे हम कहते हैं मूल आवेश। पूर्ण गुणज से मतलब यहाँ पे N नंबर संख्या है आपकी, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफिनिटी तक आप अनंत तक संख्याएं ले सकते हैं। किसी पदार्थ में असंख्य इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, N जो होता है वह पूर्ण गुणज होता है। ऐसा होता है, पूर्ण गुणज होता है। और जब जो पूर्ण गुणज का मतलब है, पूर्ण का मतलब पूरा, अपूर्ण नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसमें अपूर्ण का वर्ड जोड़ दें। अपूर्ण का मतलब होता है पूरा। और जो पूरा वर्ड है, जैसे 1 2 3 4, मतलब पूरी संख्याएं उसमें उपस्थित होंगी। ऐसा नहीं है कि 1/2 आधी संख्या हो गई, 3/2 आधी संख्या हो गई, 5/2 आधी संख्या होगी। आधी संख्या नहीं होगी, पूर्ण गुणज होगा, उसे हम कहेंगे मूल आवेश। तो आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, मूल आवेश कहलाएगी। तो मूल आवेश के ऊपर आपका ये यहाँ पे लिखा है Q बराबर NE। छोटा सा आंकिक प्रश्न पूछ लिया जाता है आपका मूल आवेश के ऊपर। जैसे आपसे पूछा जाए कि कोई पदार्थ है उसकी प्रकृति कैसी है, तो मूल आवेश से आप पता लगा लेंगे कि उस पदार्थ की प्रकृति कैसी है। जैसे कल हमने आपको एक कमेंट सेशन में दिया था, एक भाई रामू और एक भाई श्यामू था, एक पे 10,000 का कर्जा, एक पे 20,000 का कर्जा था, तो उसमें से कौन धनी था और कौन ऋणी था। कमेंट सेशन में आपने लिखा होगा।
तो ऐसे Q बराबर जो Ne है, यानी N आपका नंबर ऑफ संख्या है, पूर्ण गुणज है, आपको यहाँ पे इसी के आधार पे आप बता देंगे किसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, किसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो आप लोग इसके आगे, अब जैसे इस पे आगे प्रश्न, छोटा सा आगे प्रश्न पूछा जाता है कि Q बराबर Ne पे, तो जैसे पूछा जाएगा आपसे कि कोई पदार्थ है, मान लीजिए प्रश्न करके आप लोग लिख सकते हैं, किसी पदार्थ में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, उस पदार्थ की प्रकृति बताइए। उस पदार्थ की प्रकृति बताइए। उस पदार्थ की प्रकृति बताइए। कोई पदार्थ है, उसमें 4000 इलेक्ट्रॉन हैं, वो बाहुल्य में है, बहुत अधिकता में इलेक्ट्रॉन है उसमें। आपसे पूछा जा रहा है कि उस पदार्थ की प्रकृति बताइए और आवेश की गणना कीजिए। और आवेश की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है हम उससे देखेंगे। हमारे पास क्या है, 4000 नंबर दे रखे हैं इलेक्ट्रॉन के, मतलब ये आपका संख्या है। स्मॉल n बराबर आपको दे रखा है, n बराबर आपको 4000 इलेक्ट्रॉन दे रखा है। एक बात ध्यान रखेंगे, जहां कहीं भी आपको स्मॉल e नजर आ जाए, स्मॉल e का मतलब है आपको इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मान सदैव 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम होता है। कहीं भी आपको मिल जाए तो E बराबर हमारा रिश्तेदार 1.6 10 की घात -19। इलेक्ट्रॉन का मान आपके सामने लिखा है 1.6 गुणा 10 की घात -19। n बराबर आपको 4000 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। तो अब आप लोग आराम से निकाल सकते हैं Q बराबर Ne से, Ne फॉर्मूला से Q बराबर Ne, Q बराबर N और E। Q बराबर Ne जैसे ही लिखेंगे तो Q आपको ज्ञात करना है। N आपके पास 4000 है, 1.6 गुणा 10 की घात -19। देखो अगर किसी के पास 0 है, मतलब 0 की कंडीशन लिखी है और माइनस में घातें लिखी हैं, तो बहुत ही सिंपल गुणा करते हैं कि जितने 0 होते हैं उतनी माइनस की जो घातें हैं, ठीक है, उसमें उतने ही कम कर दो। 1 2 3, 1 2 3, तो यहां से 3 कम कर दो। Q बराबर 1.6 गुणा 4 गुणा 10 की घात 19 थे, 3 प्लस के जोड़ दिए तो कितने रह गए, माइनस के 16, और यहाँ पे गुणा कर दो, 16 चौकू 64, 16 चौकू 64, और गुणा 10 की घात कितनी आ रही, -16। ये आपका आवेश हो गया, मतलब 6.4 गुणा 10 की घात -16। और अगर कहीं पर माइनस आएगा, और जहां पे माइनस आएगा पड़ोसी पे उधार ले लो, मतलब पदार्थ की प्रकृति कैसी हो गई, ऋणावेशित है पदार्थ। कैसा पदार्थ है, ऋणावेशित है। अगर प्रकृति पूछी जाएगी तो पदार्थ की प्रकृति कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित। पुनः समझेंगे, एक कोई पदार्थ है उसमें 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य है। अगर क्वेश्चन को वहीं कैच करना चाहो तो कैसे करेंगे कि 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य, मतलब उस पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हैं, और जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हैं तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। तो तुरंत यहीं पे Q बराबर Ne, और यहाँ पे 4000 इलेक्ट्रॉन दे रखे, नंबर दे रखे, तो N बराबर 4000, तो 4000 E इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 10 की घात -19, और आपस में दोनों को मल्टीप्लाई मतलब गुणा करा देंगे, और 6.4 10 की घात -16 आ गया है। और अगर माइनस की घातें आ जाएं, इसका मतलब उस पदार्थ की प्रकृति कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। आई होप आप लोग इतना समझ चुके होंगे। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें। जो लोग अभी कॉपी और पेन के साथ नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लें, और बाद में ये अपना नोट्स बनाने के टाइम में लिख सकते हैं। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे।
आगे देखेंगे इसका मिलता जुलता छोटा भैया दूसरा सवाल देखेंगे। आंकिक प्रश्न जो आते हैं एग्जाम में, सबसे ज्यादा आंकिक प्रश्न ही ज्यादा आते हैं, और जो आंकिक प्रश्न आते हैं उनकी वैल्यू अगर सही से पुट कर दी जाए और सही गुणा कर दिया जाए तो आपको श्योर मार्क्स मिल जाते हैं, मतलब पूरे नंबर आपके पास आ जाते हैं। जैसे मान लो अगला प्रश्न लिखा है 2He4 में 2He4 में पदार्थ की प्रकृति व आवेश की गणना कीजिए। प्रकृति व आवेश की गणना कीजिए। आपके पास देखो अलग टाइप का प्रश्न लिखा है 2He4 में आपको आवेश की गणना करनी है। पहले शुरुआत में इंसान को थोड़ा डर लगता है कि प्रश्न हुआ होते, बहुत डर लगता है। ऐसा नहीं, हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है मगर सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। तो जैसे आपके पास 2He4 लिखा है, आपको 2He4 में आपको आवेश की गणना करनी है। यहाँ पे जो जैसे 2 लिखा है, 2 वर्ड है, जैसे यहाँ पे जो 2 है ये आपका होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। n बराबर आपको 2 दे रखा है, n आपका 2 हो गया। E आपको सबको पता है, आपका रिश्तेदार 1.6 10 की घात -19। n और आपको E दोनों मिल गए हैं। अब आपके पास आपको Q की वैल्यू ज्ञात करनी है, फाइंड आउट Q। आपको Q ज्ञात करना है। Q ज्ञात करने के लिए हम लोग मूल आवेश पे जाएंगे। मूल आवेश फॉर्मूला Q बराबर Ne, Q बराबर N और E। तो Q की वैल्यू आपको ज्ञात करने के लिए Q बराबर N आपके पास कितना है 2 है, E आपके पास कितना है 1.6 10 की घात -19। तो Q बराबर 2 का गुणा करा दो, 1.6 में 2 का मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 1 जा 1, 2 और 1 3, तो 3.2 मल्टीप्लाई में 10 टू पावर -9, ये आपका हो गया कूलम। तो 2He4 में आपका आवेश कितना आ जाएगा 3.2 गुणा 10 की घात -19। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न जो आपके सामने लिखा है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, चालक की प्रकृति तथा आवेश की गणना कीजिए। कोई आपका चालक है, उस पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है और चालक की प्रकृति तथा आवेश की गणना कीजिए। इस आंकिक प्रश्न का मान आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। ठीक है, आप लोग इसे हल करेंगे और इसका जो मान है वो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। जैसे इतने तो समझदार हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो प्रकृति क्या होगी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आगे नया पढ़ेंगे। कूलाम का नियम, सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है आपका अध्याय 1, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका जो टॉपिक है वह है कूलाम का नियम। जो कूलाम का नियम है वो सबसे ज्यादा आपका महत्वपूर्ण है। कूलाम का नियम देखिए आपके वैज्ञानिक हुए फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम। उन्होंने सन 1785 ईस्वी में दो आवेश जो हैं उनके बीच लगने वाले बल के संबंध में, चाहे वह आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है, कुछ भी हो, उनके बीच जो बल लगता है उस बल के संबंध में जो नियम प्रस्तुत किया उसे हम कहते हैं कूलाम का नियम। तो जो कूलाम का नियम है वो सन 1785 ईस्वी में आपके वैज्ञानिक हुए जो फ्रांस के निवासी थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक
फ्रांसीसी वैज्ञानिक, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम, इन्होंने दो आवेशों के मध्य, मान लो दो आवेश Q1 और Q2, फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो कूलाम है उन्होंने दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के संबंध में, कूलाम जो है दो आवेश हैं उनके बीच लगने वाले बल के संबंध में, बल के संबंध में जो नियम प्रस्तुत किया, जो नियम प्रस्तुत किया उसे हम कहते हैं कूलाम का नियम। जो नियम उन्होंने दिए, जो अपना नियम बताया उन्होंने, उसे हम कहते हैं कूलाम का नियम। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों, जो दो आवेश हैं यहाँ पे, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में जो नियम दिया उसे हम कहते हैं कूलाम का नियम। कॉपी पे लिखेंगे, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हम कहते हैं कूलाम का नियम। क्या कहते हैं? कूलाम का नियम। इन्होंने बताया जो कूलाम थे उन्होंने दो आवेश लिए, Q1 और Q2, Q1 और एक, ठीक है, और दोनों ही जो आवेश थे वो स्थिर थे। आप लोग स्थिर वैद्युत की यूनिट पढ़ रहे हैं, कल ही आपको बताया गया था भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों को विरामावस्था में रखा जाता है, विरामावस्था में अध्ययन किया जाता है, वह स्थिर वैद्युत की है। तो ऐसे ही जो कूलाम का नियम है वो उसमें दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, दोनों स्थिर बिंदु आवेश हैं, और दोनों स्थिर जो बिंदु आवेश हैं उनके बीच बल के संबंध में कूलाम ने बताया था। तो इस नियम को शॉर्ट फॉर्म में कैसे बताएंगे कि जो Q1 और Q2 है, मान लीजिए माना दो आवेश Q1 Q2 है, Q1 और Q2 है, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 है, लिखेंगे माना दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 है, दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 है, व इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। उनके बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r है। तो दोनों जो आवेश हैं, जब दो लोग हैं तो दो लोगों में झगड़ा भी होगा, प्रेम भी होगा, ठीक है। ऐसे ही दोनों आवेश हैं तो इनके बीच जो लगने वाला बल है, जो इनके बीच लगने वाला बल है वह दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। दोनों आवेश जो हैं उनके बीच, जो इनके बीच अगर दोनों के बीच जो बल लग रहा है, F फोर्स लग रहा है, अनुक्रमानुपाती है दोनों आवेशों के गुणनफल के, Q1 और Q2। दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है, चाहे वह आकर्षण हो, अट्रैक्शन फोर्स हो, चाहे रिपल्सन, चाहे प्रतिकर्षण बल हो, दोनों जो बल लगे, जो आवेश हैं उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हैं। तो दोनों का अनुक्रमानुपाती हो गया, लेकिन उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन दूरी जो है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, 1/r²। कुछ लोगों को अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में अंतर नहीं पता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब है सामने कोई वस्तु निशान के सामने लिख दी जाए, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है उल्टा लटका दिया जाए, 1/, करके लिख दो, ठीक है। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 हो गया, F व्युत्क्रमानुपाती Q1 Q2 हो गया,
पहले को समीकरण 1, दूसरे को समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। दोनों समीकरणों को आपस में मिला दो, एक जैसे ही हैं, तो F अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2 और यहां पे अपॉन में R स्क्वायर। सदैव ध्यान रखेंगे फिजिक्स में जब भी अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाते हैं और जब किसी को किसी के पद से हटाया जाएगा तो उसकी जगह दूसरा आदमी नियुक्त किया जाएगा। तो वैसे ही अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाते हैं, उसकी वैल्यू जरूर पुट करते हैं। कहीं पे कैपिटल के काबिल व्यक्ति को लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे निर्वात और वायु की जो वैद्यशीलता है, इस आधार पे यहाँ पे हम लोग जो अनुक्रमानुपाती चिन्ह है उसे हटाएंगे तो यहाँ पे 1/4πε0 लेके आते हैं। तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। लेकिन जहां पे जो ε0 है, जहां आपका ε0, कुछ लोग इसे ε0 भी पढ़ते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ε0 जो है वह है निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है, ठीक है। जो ε0 है वह निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है। इसका एक प्रमुख मान, निश्चित मान होता है 8.85। जो ε0 है इसका मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो ε0 है उसका मान सदैव 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखा जाता है, जिसे आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद करना है, क्योंकि यह मान आपको पूरे भाग में और सेकेंड भाग में भी उपयोग में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले कूलाम का नियम क्या है। 1785 ईस्वी में आपके वैज्ञानिक हुए कूलाम, उन्होंने दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में बहुत ही अच्छी तरीके से लिखेंगे, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उन्हें समझेंगे। जैसे मान लो कूलाम का नियम, दो स्थिर बिंदु आवेश आपके पास Q1 और Q2 है। मान लिया मैंने, माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं, उनके बीच की दूरी स्मॉल r है। और कूलाम का नियम क्या कहता है, दोनों आवेशों के मध्य जितना बल लगेगा उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2 हो गया, लेकिन उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, तो F व्युत्क्रमानुपाती आपका हो जाएगा 1/r²। दोनों समीकरण देखेंगे, F और F सेम है तो F लिख दिया, अनुक्रमानुपाती लगा देंगे Q1 Q2 बटे में r²। जैसे ही अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाएंगे उसकी जगह पे 1/4πε0 लिखेंगे। 1/4πε0 जो है और Q1 Q2 बटे में r²। जो 4πε0 है उसमें जो ε0 या ε0 जो लिखा है उसका मतलब होता है निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता। निर्वात नी माने नहीं, बात माने वायु। निर्वात का मतलब है जहां वायु उपस्थित नहीं,
ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन 0 का भी आपका आंशिक मान होता है। तो F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 और Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। और देखिए जहाँ पे F लिखा है, F फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन बाबा। तो जो F है, F का जो मात्रक हो जाएगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। और इंटरमीडिएट में विमा सबसे ज्यादा पूछी जाती है। कल सब लोग जो हम यहाँ पे विमा बल की निकाल के दिखाएंगे आपको, वो कल आप लोग कमेंट सेशन में जरूर लिखेंगे बल की विमा को, ठीक है। तो F बराबर यानी कि बल बराबर कार्य गुणा विस्थापन, कार्य गुणा विस्थापन, कार्य गुणा विस्थापन, ठीक है, कार्य गुणा विस्थापन, ठीक है। तो आपके पास या तो आप लोग डायरेक्ट इसकी विमा याद रख लें, चलो जहां से आपको थोड़ा हार्ड पड़ेगा, बल की विमा याद करेंगे डायरेक्ट ही। F बराबर mLt की घात -2, mLt की घात -2। जो बल होता है उसकी विमा होती है mLt की घात -2। जो बल की विमा है वो होती है mLt की घात -2, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट, इसकी विमा हम आप लोगों को कल बताएंगे। जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी विमा हम आप लोगों को कल बताएंगे। तो कल हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ के ऊपर, जो भी आपके न्यूमेरिकल वगैरह बनते हैं वो पढ़ेंगे। और उसके बाद आप लोग वैद्युत बल रेखाएं पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। और जो भी लोग इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, नए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यह नहीं है कि आपको अगर पता लग गया है कि हम MBA फिजिक्स क्लासेस में पढ़ते हैं और पड़ोसी से डुक के पढ़ते हैं, तो गलत है। पड़ोसी को ज़रूर बताएं और उसे सब्सक्राइब कराएं। और क्योंकि जब मुकाबला बराबर का होता है तभी मज़ा आता है, ठीक है। अकेले पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, पड़ोसी को बताओ, अगर वो शेर है तो तुम बब्बर शेर हो, ठीक है। और अच्छी तरीके से पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें। जय हिंद।